जय हिंद दोस्तों। आज कला एवं संस्कृत के चैप्टर में आज दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं, कला एवं संस्कृत वाले भाग में, जो आपके एग्जाम में यहाँ से ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं पवन सर GS 2020 क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। इस चैनल में GS से संबंधित, GK से संबंधित सभी इतिहास, भूगोल, संविधान और जीव विज्ञान, करंट से संबंधित प्रश्न पढ़ाए जाते हैं। आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस चैनल में आपको आपके एग्ज़ाम से संबंधित हर प्रकार के प्रश्न GS से संबंधित आपको दिए जाएंगे और हम यही कोशिश करेंगे कि ये आपके एग्ज़ाम से ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हमारे इस चैनल से प्राप्त हों। तो चलिए शुरू करते हैं। पशुपति अंकित हड़प्पा कालीन मोहरे। पशुपति मतलब शिव भगवान से अंकित हड़प्पा कालीन मोहरे कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो ये मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है, जिसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मृतकों का टीला। आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता है, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। विश्व में 3 सभ्यताएं प्रचलित हैं। 3 सभ्यताएं सबसे पुरानी हैं, जिनमें से सबसे पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता या फिर इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता नाम इसलिए दिया गया क्योंकि हड़प्पा स्थल की सबसे पहले यहाँ पर खोज की गई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। ये सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंधु नदी के तट पर थी और ये भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्षेत्र में इसका मतलब भारत का पश्चिमी एरिया में इसका विस्तार पाया गया था। इसमें सबसे पहले इसकी मतलब अगर हम ये बताएं कि कितने पुरानी ये सभ्यता है, तो आप ये समझिए कि लगभग 4000 ईसा पूर्व या फिर लगभग किसी किताब में 3500 ईसा पूर्व ये मानी जा रही है। इसके मतलब ये तब की सभ्यता है और ये नगरी सभ्यता थी। आप प्राचीन इतिहास के चैप्टर में इसको पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल से। आज हम भारत की कला एवं संस्कृत के विषय में पढ़ रहे हैं, इसलिए ज़्यादा डिटेल से नहीं बताएंगे। कला एवं संस्कृत से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, देखेंगे। तो पशुपति अंकित मूर्ति हड़प्पा कालीन जो है मोहरे थी, तो ये मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। ये आज वर्तमान में मोहनजोदाड़ो जो है पाकिस्तान में आता है। पाकिस्तान में सिंध प्रांत के क्षेत्र में आता है मोहनजोदाड़ो। अगला प्रश्न है अशोक शिलालेख। अशोक सम्राट का शिलालेख किसने सबसे पहले पढ़ा था? तो एक ये अंग्रेज थे, जेम्स प्रिंसेप, इन्होंने सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। अशोक वही जो मौर्यकालीन अशोक सम्राट थे। इन्होंने कलिंग युद्ध के बाद कलिंग युद्ध जो लड़ा था अशोक ने 261 ईसा पूर्व में। कब? 261 ईसा पूर्व में। योग सूत्र ग्रंथ किसने लिखा था? योग सूत्र पतंजलि। अब आप जानते हैं 21 जून को विश्व योगा दिवस मनाया जाता है। 21 जून को योग एक ऐसा आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है जो हमारे शरीर को फिजिकली फिट करता है, शरीर के मतलब स्वास्थ्य से संबंधित है। योगासन होते हैं, इसमें प्राणायाम और बहुत से ऐसे होते हैं। तो इस एक योग सूत्र एक ग्रंथ था, उसको किसने लिखा था? पतंजलि। अगर आप पूछा जाए कि योग के प्रवर्तक कौन थे, तो पतंजलि थे। वर्तमान में योग के प्रवर्तक रामदेव ये हैं, ठीक है, बाबा रामदेव। कलमकारी लोक कलाएं होती हैं, डिजाइन वगैरह होती हैं। ये प्राचीन जो आज भी हमारे समाज में कपड़ों में, वस्त्र में या किसी प्रकार के आभूषणों में या फिर घर के डिजाइनों में या मंदिरों में ये लोक कलाएं प्रचलित होती हैं। तो उसमें से ये कलमकारी लोक कला है जो आंध्र प्रदेश से है। वही आंध्र प्रदेश जो सबसे पहले भारत का ऐसा ये प्रदेश है जहाँ सबसे पहले भाषा के आधार पर इसका गठन किया गया था, आंध्र प्रदेश का। 1953 ईस्वी में शुरुआत हुई इसके गठन की और 56 में कंप्लीट हुआ। उस समय प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे।
आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखते वक्त आप लोग कलम पेन लेकर के बैठेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि देखिए वीडियो देखते वक्त अगर कलम पेन लेकर ना बैठें तो पढ़ाई नहीं होती है। ठीक है, केवल देखने से काम नहीं चलता है, आप लिखते जाओगे तो दोबारा इसको वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार आप समझ रहे हो ना, फिर दूसरा वीडियो पढ़ोगे। तो इस प्रकार से आप कलम पेन लेकर के बैठिए और अच्छे समझिए। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य था। कलमकारी लोक कला यहाँ से संबंधित है। और आंध्र प्रदेश ये है भारत का पूर्वी समुद्री तट है, और पूर्वी राज्यों में सबसे ज्यादा समुद्री तट इसी की है। अगर भारत के समुद्र तटीय राज्यों की बात की जाए तो समुद्र तटीय राज्य भारत के कुल 9 हैं, केंद्र शासित प्रदेश को छोड़ करके, जिसमें से अगर पश्चिमी समुद्र तट की बात की जाए तो गुजरात जो है उसका समुद्र तट सबसे बड़ा है। अगर पूर्वी भारत की बात की जाए तो उसमें से आंध्र प्रदेश है जिसकी समुद्र तट सबसे बड़ी है। आंध्र प्रदेश के वर्तमान में 3 राजधानियां हैं, जिसमें से आंध्र प्रदेश जब तेलंगाना इससे अलग हुआ 2014 में, 2 जून 2014 में, तब यहाँ की राजधानी पहले हैदराबाद थी जो अब अमरावती में, मतलब वहाँ चली गई है तेलंगाना में, और यहाँ की राजधानी अमरावती है। अमरावती एक प्रॉपर राजधानी है, और इसकी एक राजधानी विशाखापत्तनम भी है, विशाखापत्तनम, और एक कुरनूल भी है, कुरनूल यहाँ की राजधानी। विशाखापत्तनम भी एक राजधानी, मतलब 3 स्थानों पर इसकी अकस्मातिक राजधानी बनाई गई है, लेकिन रियल में अमरावती ही इसकी राजधानी है। अमरावती बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल है, याद रखेंगे, अमरावती बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल है। तो इसको जीवित करने के लिए या इसे फिर से उजागर करने के लिए ये राजधानी बनाई गई है। ठीक है, अगला देखते हैं तोता-ए हिंद। तोता-ए हिंद किन्हें कहा जाता है? तो अमीर खुसरो कहा जाता है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के एटा में हुआ था। इनका बचपन का नाम था मुहम्मद हसन। याद रखेंगे, अमीर खुसरो का बचपन का नाम क्या था? मुहम्मद हसन था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो एटा में हुआ था, उत्तर प्रदेश का जिला है। गजलों के जनक भी इन्हें कहा जाता है अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो के विषय में 2 क्वेश्चन और हम आपको बताते हैं। अमीर खुसरो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। फिर से सुनेंगे, अलाउद्दीन खिलजी जो खिलजी वंश के संबंधित थे। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे थे और खिलजी वंश के संस्थापक थे। तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। इनके गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। आप लोग जानते होंगे, इनके एक गुरु थे जिनका नाम था निजामुद्दीन औलिया। और निजामुद्दीन औलिया जो थे, इन्होंने ही कहा था दिल्ली अभी दूर है। अगर आपसे कभी पूछा जाए दिल्ली अभी दूर है किसने कहा था, तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। फिर से सुनेंगे, निजामुद्दीन औलिया, और ये अमीर खुसरो के गुरु थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, तानसेन का बचपन का नाम क्या था? तो रामतनु पांडे तानसेन का बचपन का नाम था रामतनु पांडे। तानसेन भी एक शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए व्यक्ति थे। तानसेन। स्वामी विवेकानंद की बात की जाए तो इनसे आप लोग परिचित ही हैं। स्वामी विवेकानंद, इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म के स्थान पर इनका बचपन का नाम नरेंद्र था। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र था। और 12 जनवरी को इनका जन्म हुआ था। 12 जनवरी को इसलिए राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद, आपको बता दें, विवेकानंद का मतलब ज्ञान के सागर होता है। अब विवेकानंद ने इनको विश्व हिंदू सम्मेलन एक हुआ था शिकागो में विश्व हिंदू सम्मेलन हुआ था 1896 ईस्वी में। और उस समय इन्होंने भारत के तरफ से धर्म के लिए भाषण दिया था, धार्मिक बातें बताई थी, भाषण दिया था।
इनको बोलने का मौका दिया गया। तो और उस समय पूरा विश्व के नज़र में भारत आ गया था कि भारत भी एक ऐसा देश है जो धर्म के मामले में बहुत आगे है। इसलिए एशिया महाद्वीप को सभ्यता का पालना कहते हैं। एशिया महाद्वीप में भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर धर्म बहुत मायने रखता है। यहाँ की राजनीति हो, यहाँ के लोगों का जीवनचर्या हो, धर्म से ही ये सोते हैं, धर्म से उठते हैं, धर्म सबसे ज़्यादा विश्वास करने वाला देश है हमारा देश। इसीलिए भारत देश विविधताओं का देश है। यहाँ पर हर किस्म के, हर प्रकार के लोग रहते हैं और सब एक सूत्र में बंधे हुए हैं। इसलिए हम अपने देश पर गर्व होना चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद भारत जैसे देश से बिलोंग करते हैं। इनका जन्म पश्चिम बंगाल क्षेत्र में हुआ था। राजा राम मोहन राय के विषय में आप लोगों को पता ही है, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय वही जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण के पिता कहते हैं। भारतीय पुनर्जागरण के पिता कहते हैं। भारतीय पुनर्जागरण के पिता कहा जाता है राजा राम मोहन राय जी को। और इन्होंने ही सबसे पहले सती प्रथा का अंत की सिफारिश की थी। सती प्रथा वही कुप्रथा थी जिसमें जिंदा महिलाओं को, विधवा महिलाओं को जला दिया जाता था। तो 1829 ईस्वी में सती प्रथा का विलियम बेंटिंग के सहयोग से राजा राम मोहन राय, भारतीयों में पूछा जाए तो राजा राम मोहन राय, और अंग्रेजों की बात की जाए कौन अंग्रेज थे तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग का नाम आप लोग याद रखेंगे। दयानंद सरस्वती, ये भी आपको, दयानंद सरस्वती ये भी भक्ति से जुड़े हुए हैं। आर्य समाज के संस्थापक थे। दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा के समर्थक थे और ये आर्य समाज के संस्थापक, ये कहाँ पर, मुंबई में किए थे। आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक, ये भी प्रार्थना समाज भी मुंबई में स्थापित हुई है। चैतन्य महाप्रभु बंगाल से बिलोंग करते हैं और ये भक्ति आंदोलन के प्रेरक हैं, भक्ति आंदोलन से संबंधित हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है चैतन्य महाप्रभु किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो बंगाल क्षेत्र के रहने वाले थे और भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए थे। अगला कुछ प्रश्न और देखते हैं। देखिए आप लोग देख पा रहे हैं एलिफेंटा दर्रा विश्व के कुछ पर्यटक स्थल हैं जो आप लोग शायद पढ़े हो। अगर पढ़े हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ो तो नोट जरूर करिएगा। एलिफेंटा दर्रा पूछा जाए तो ये श्रीलंका में है। वही श्रीलंका जो सीलोन कहलाता था। श्रीलंका का पुराना नाम सीलोन है और इसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। अरब सागर के द्वीप कहते हैं, सॉरी रानी नहीं, कोची को अरब सागर की रानी कहा जाता है। अरब सागर का द्वीप कहा जाता है, आइलैंड कहा जाता है श्रीलंका को। वही जो तमिलनाडु से मन्नार खाड़ी से अलग होता है, वही श्रीलंका जहाँ पर रावण की लंका थी, रावण की सोने की लंका, वही विद्वान जो ब्राह्मण थे रावण, सब लोग परिचित हैं, वही श्रीलंका की बात हम कर रहे हैं। एफिल टावर की बात करते हैं तो एफिल टावर एक पर्यटन स्थल है। ये टावर है, ये पेरिस में है। पेरिस वही जो फ्रांस की राजधानी है और ये पेरिस फ्रांस की राजधानी, और ये किस नदी के तट पर है तो आपको पता होना चाहिए, सीन नदी के तट पर है। पीसा की मीनार की बात की जाए तो पीसा एक शहर है, ये इटली का एक शहर है। इटली की राजधानी रोम है और पीसा की मीनार, यही झुकी हुई मीनार, दुनिया में विख्यात है। आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। इटली वही जो यूरोप महाद्वीप का एक कृषि प्रधान देश है। इटली यहाँ की गंगा पो नदी को कहते हैं। इटली की गंगा पो नदी को कहते हैं। रोम यहाँ की राजधानी है और टाइबर, रोम जो है टाइबर नदी के तट पर है। टाइबर याद रखेंगे, रोम जो है टाइबर नदी के तट पर है। पिरामिडों का देश मिस्र कहते हैं, वही मिस्र जिसका नाम था इजिप्ट। इजिप्ट नाम है मिस्र का। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और हड़प्पा की सभ्यता, विश्व की 3 सभ्यताएं प्रचलित हैं। इसमें से सबसे प्राचीन है सिंधु घाटी सभ्यता। पशुपतिनाथ मंदिर ये काठमांडू में है। वही काठमांडू जो नेपाल की राजधानी है। और आपको बता रहे हैं 3 शहरों को जोड़ने की एक योजना बन रही है।
भारत नेपाल के संबंध को सुधारने के लिए भारत और नेपाल के तीन शहरों को जोड़ने से मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग की व्यवस्था की जा रही है। काठमांडू से वाराणसी को जोड़ा जा रहा है क्योंकि शिव भगवान से संबंधित है। अयोध्या को जनकपुरी से जोड़ा जा रहा है, राम भगवान से संबंधित है। और बोध गया बिहार को लुम्बिनी से जोड़ा जा रहा है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इस प्रकार से 3 शहरों को जोड़ा जा रहा है। इसके पिछले वीडियो में लंकाशायर कहाँ है, तो लंकाशायर, ये लंका नहीं समझ लीजिएगा, ब्रिटेन में एक पर्यटन स्थल है। येलोस्टोन पार्क, ये नेशनल एक पार्क है। ये कहाँ है, यूएसए में है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क है। हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना कौन सा, ग्वालियर घराना। वही ग्वालियर घराना जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित हैं। ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई को दफनाया गया है। रानी लक्ष्मीबाई जिनका बचपन का नाम मनु था, या मनु जिनका नाम था, और जिनका लालन पालन जो है कानपुर क्षेत्र में नाना साहब के यहाँ हुआ, और इनका विवाह जो झांसी में हुआ था। गंगाधर राव इनके पति थे, आप इनसे परिचित हैं। गिरजा देवी का संबंध बनारस घराने से है। वही गिरजा देवी जो कथक नृतक हैं, गिरजा देवी। तो गिरजा देवी का बनारस घराने से संबंध है। तो इस प्रकार ये आप लोग कुछ प्रश्न देखें। इसके अलावा भी थोड़ा से और हम अगर आपको बताएं, भारतीय कला एवं संस्कृति से ढेर सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाह रहे हैं। अब इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि कुछ भारत के महोत्सव जो होते हैं, उत्सव एवं महोत्सव पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि आदि महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, आदि महोत्सव, तो आदि महोत्सव मनाया जाता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में आदि महोत्सव मनाया जाता है। त्रिशूर महोत्सव केरल में मनाया जाता है। त्रिशूर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है। त्रिशूर महोत्सव। गंगा दशहरा मनाया जाता है, तो ये वाराणसी में मनाया जाता है, और प्रयागराज में मनाया जाता है, और कानपुर में मनाया जाता है। गंगा दशहरा आप समझ रहे हैं। त्रिवेणी उत्सव कहाँ मनाया जाता है, त्रिवेणी उत्सव मनाया जाता है, प्रयागराज में मनाया जाता है त्रिवेणी उत्सव। कंस मेला कहाँ लगता है, कंस मेला लगता है ये मथुरा में लगता है। कंस मेला मथुरा में लगता है। तो इस प्रकार से ढेर सारे प्रश्न। खारची उत्सव कहाँ मनाया जाता है, खारची उत्सव मनाया जाता है त्रिपुरा में। वही त्रिपुरा जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है। खारची उत्सव कहाँ संबंधित है, तो ये त्रिपुरा से संबंधित है। पोंगल त्योहार आपको पता ही है। पोंगल त्योहार मनाया जाता है तमिलनाडु में। ओणम मनाया जाता है। केरल में बैसाखी मनाया जाता है। पंजाब में रंगोली कहाँ का लोक कला है, रंगोली तो आपको पता है ये महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का। तो इस प्रकार से ढेर सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम इतना ही पढ़ाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भेजिए। इसी प्रकार से नए नए आपके एग्जाम से संबंधित प्रश्न लाएंगे। अभी भूगोल से संबंधित हैं, इसके बाद फिर जीव विज्ञान से या फिर आपको संविधान से या फिर अर्थशास्त्र से संबंधित हर सब्जेक्ट की हम कोशिश यही करेंगे कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा जीएस जो है हमारे चैनल से मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।